गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। तो कल जो पढ़ाया था वो समझ में आ गया सारा? एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ये सारे क्लियर है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। बढ़िया। चलो, तो कुछ एक दो पॉइंट और बता देते हैं ना। ये आपको क्लियर दिख रहा है? बोर्ड साफ साफ दिख रहा है? अच्छा अच्छा सा दिख रहा है आपको ये, है ना? कुछ प्रोनाउन के कुछ पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ और फिर हम पहुंचेंगे एडजेक्टिव की तरफ, है ना। बेसिक में उतना ही बहुत है। एकदम बढ़िया बढ़िया सा दिख रहा है। देखना, ऐसा तो नहीं कि फॉन्ट नजर ना आ रहा हो, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा आ रही हो। आज बोर्ड, हाँ मैं बोर्ड चेंज नहीं किया है, कलर चेंज किया है। मस्त है। ओके फाइन। चलो, तो यहां से अगर आपसे कोई पूछे पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल आपको याद हो गया ना। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, ते, ETC, है ना। ये सब क्या होते हैं? आपके पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो फटाफट से बताओ कौन कौन से होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। भाई जो पॉजेसिव फॉर्म में आ जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पॉजेसिव कौन सी फॉर्म होती है? इसी की माई या माइन, है ना। अस, सॉरी, और या अर्स, योर या योर्स। तो ये सब क्या है? आपके सारे के सारे पॉजेसिव फॉर्म है ना। ये सारे के सारे क्या है? पॉजेसिव फॉर्म है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, वो तो सबको पता ही है ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है। अब मैं पूछती हूँ आपसे रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव कौन सा है बताओ? रिफ्लेक्सिव कौन सा है? जल्दी से बताओ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जिसके लास्ट में सेल्फ, जैसे माई में हम क्या लगा देंगे? माई सेल्फ, है ना। और में हम क्या लगा देंगे? और सेल्स। योर में हम क्या लगा देंगे? योर सेल्फ, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। सेल्फ जिसके लास्ट में लगा होगा वो सिंगुलर होगा, जिसके लास्ट में सेल्स लगा होगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। और हिंदी मीनिंग की अगर हम चर्चा करें तो हिंदी मीनिंग क्या होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की? बताओ। हिंदी मीनिंग की अगर हम चर्चा करें इन दोनों की, तो हिंदी क्या निकलती है? स्वयं को वर्ड ऐड करना बहुत जरूरी है। खुद को। और क्या खासियत होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक खासियत होती है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे फॉर्म में? एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट। यही पहचान है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। अगर आपसे पूछा जाए कि इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, तो बताओ इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउन? थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूँ क्विक, फिर एडजेक्टिव पे आएंगे। व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउन? नो रामबली, ईच नहीं आएगा। सो एम्फेटिक अगेन यही थे, कौन से? माई सेल्फ और सेल्स। अगेन सेल्फ और सेल्स वाले ही थे। योर सेल्फ, ETC, यही थे सारे के सारे।
पर फर्क क्या था? फर्क ये था कि अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात कहें तो हिंदी क्या बनती है? स्वयं या खुद। और अगर हम इसके यूज की बात कहें तो कहां यूज किया जाता है? नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद इंफेटिक प्रोनाउन आता है। क्यों आता है? नाउन और प्रोनाउन पर जोर या बल डालने के लिए। हाँ, कभी ऐसा हुआ है आप कभी खाना ना बनाते हो और उस दिन अपनी तारीफ करवाना चाह रहे हो और आप एम्फेसाइज करके कहो, आज खुद मैंने खाना बनाया है, खुद अपने हाथों से। ये भाई किसी और ने नहीं खरीदा है, खुद अपने पैसों से लिया है मैंने फोन, आईफोन, ठीक है? कोई पापा मम्मी से पैसे नहीं लिए, खुद अपने हाथों से, खुद अपनी मेहनत की कमाई से करते हो ऐसे एम्फेसाइज। ये मेरे पापा की खुद की कार है, खुद की मेहनत की कमाई है। होता है एम्फेसाइज, करते हैं ऐसे कि मेरे पापा के खुद की मेहनत का घर है। एक की पूर्वजों से मिला हुआ, एक खुद की मेहनत से खुद से आपने जॉब किया, फिर उसको इकट्ठा किया, फिर आपने कोई चीज खरीदी, उसके बाद फिर आप अपने आप पे एम्फेसाइज करते हो। समटाइम्स कोई आपका दोस्त भी हो सकता है जिसके घर में कुछ भी नहीं था और उसने इतना मेहनत किया, नौकरी लग गई, फिर आपको भाई इसका किसी ने कोई साथ नहीं दिया, इसने खुद मेहनत से ये सब किया है, तो इसने खुद किया है। ही हिमसेल्फ डज दिस, ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने खुद किया है। तो जब आप कभी भी नाउन प्रोनाउन पे एम्फेसाइज करते हैं तो ऐसे केस में एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हैं। कैसे पहचानेंगे? ये नाउन और प्रोनाउन के इमीडिएट बाद आता है, तुरंत बाद आता है। ही के साथ डज आता है, क्यों नहीं कर सकते? ही हिमसेल्फ डज दिस, वह खुद करता है, उसने खुद किया। ही हिमसेल्फ डिड दिस, पास्ट प्रेजेंट दोनों कर सकते हो, ठीक है? और क्या खासियत थी दोनों की? एक पॉइंट और नोट डाउन कराया था कि ये एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव दोनों का यूज एज अ सब्जेक्ट नहीं करते। ये पॉइंट नोट करने वाला था कि एज अ सब्जेक्ट नहीं करते। ठीक, ये हो गया यहां से खत्म। अब चूंकि आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक आएगा, इसीलिए कुछ चीजें यहाँ पे छोड़ दी गई हैं। जो एडवांस बहुत ज्यादा है वो चीजें आपके लिए छोड़ दी। तो मैंने आपसे कहा था दो चीजों पे अभी चर्चा होगी, एक इट और एक और है वन। ये दो प्रोनाउन और हैं, हाँ ठीक है, ये दो प्रोनाउन और हैं, इट और वन। अब जान लीजिए इट क्या होता है और वन क्या होता है। ठीक है, इट जो होता है, इट को जो यूज किया जाता है एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अगर हिंदी में हम कहें तो परिचय कराने वाले कर्ता के रूप में, परिचय कराने वाले कर्ता के रूप में। इट का प्रयोग जनरली जो हम करते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट का हम कहाँ यूज कर सकते हैं? इट को जो हम यूज कर सकते हैं टाइम, सीजन, डिस्टेंस, इन सबको बताने के लिए हम इट का यूज कर सकते हैं, है ना? टाइम बताने के लिए, ठीक है, इट का यूज कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर और फॉलो होता है कि अगर इट के बाद बी फॉर्म आ जाए। अच्छा, बी फॉर्म कौन कौन सी होती है? अगर इट के बाद बी फॉर्म आ जाए, बी फॉर्म कौन कौन सी होती है? क्या मुझे दोबारा कराने की नीड है? नो शहनवाज, रॉन्ग आंसर।
मैंने ये आपको, आप YouTube के बाद यहाँ आए हैं और YouTube पर मैंने ये सारी फॉर्म्स कराए थे आप लोगों को, और शुरुआती क्लास में इंट्रोडक्शन के दौरान ही बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म कराई थी मैंने आपको। और ये सबके दिमाग में बहुत क्रिस्टल इमेज होनी चाहिए कि जब भी हम बी फॉर्म की चर्चा करेंगे तो बी फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये होती है आपकी बी फॉर्म, ठीक है। तो जब भी कभी बी फॉर्म के बाद, जब भी कभी इट दिया हो और उसके तुरंत बाद क्या दी हो, कोई भी बी फॉर्म दी हो, तो इसके बाद जब भी कभी प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव केस प्रयोग करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल यही देख लेते हैं और इस पे चर्चा नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो सबसे पहला एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम देखते हैं कि इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं। अच्छा ये बताओ, आप यहां गए, एक इंस्टीट्यूट में गए आप, ठीक है, ओके, आप एक इंस्टीट्यूट में गए और इंस्टीट्यूट में अपने फादर को लेके गए, क्योंकि जनरली यही होता है ग्रेजुएशन के बाद कोई कहीं ना कहीं पिताजी, चाचा, कोई तो साथ में जाता है, भाई जाता है। तो आप गए ऑफिस और आप यहां जाके बैठ गए। अब आपसे वो क्या पूछेगा, एक तो आप हैं ही, एक आपके साथ में आपके पिताजी हैं, तो हिंदी में क्या पूछेगा? हिंदी में पूछेगा कि ये आपके साथ कौन है ना, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये मेरे भाई या पिताजी जो भी हैं, ये मेरे भाई हैं या मेरे पिताजी हैं। अब आप यहां ध्यान से पहले हिंदी को समझो, इंग्लिश पे बाद में आएंगे। तो आपने जब इनका इंट्रोडक्शन कराया तो आपने एक अलग से प्रोनाउन यूज किया, ये मेरे कौन है? ये मेरे भाई हैं। तो भाई भी आया, लेकिन इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ा? ये है मेरे पिताजी हैं, तो भी आपको दोबारा से इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्या करना पड़ा? यूज ये शब्द। तो ये जो है परिचय कराने के लिए स्पेशली यूज किया जा रहा है, डायरेक्ट हमने नहीं कहा, हमने स्पेशली यहाँ पे परिचय कराने के लिए इसका यूज किया। अब इसी बात को अगर मैं इंग्लिश में कहना चाहूं, या तुमने जनरली घर पे लड़ाई हो जाती होगी, अगर आप में से कोई मैरिड है या आपने घर में अपने मम्मी पापा को देखा होगा, बहुत टाइम हो जाता है ऑब्वियसली, अभी हम सब 25 प्लस है, तो सीधा सीधा मम्मी ये बोलती है मेरी जगह कोई और होता ना छोड़ के चली गई होती, ये मैं हूं जो तुम्हें झेल रही हूं। ऐसे डायलॉग्स कहीं ना कहीं घर में सुनने को मिलते हैं, ये मैं हूं जो तुम्हें, ऐसा सुना है आपने? ये मैं हूं जो तुम्हें झेल रही हूं, मेरी जगह कोई और होता कब के चली गई होती है, चला गया होता, व्हाटएवर। तो यहाँ एक स्टेटमेंट और आता है, वापस से मैं हिंदी में लिखना चाहूंगी, ये मैं हूं, है ना, ये मैं हूं। ये स्टेटमेंट वापस से आ गया। अब होता है जनरली स्पोकन में इसको भी गलत बोल दिया जाता है, तो यहीं से स्टेटमेंट बनता है। एंड द स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे इंट्रोड्यूस करने के लिए? इट इज, आपके पास ऑप्शन है, बताना क्या आना चाहिए, ठीक है। बताओ, अब कोई कहना चाह रहा है ये मैं था जो उसने उसकी मदद की, जो मैंने उसकी मदद की थी, मेरी जगह कोई और होता छोड़ के चला जाता। खैर, ये मैं था। अब दोबारा देख लेना ध्यान से, सारी चीजें तुम्हारे सामने हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन करने के लिए इट का प्रयोग किया, बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सही होगी, पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट तो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ ना तो टाइम की बात हो रही ना सीजन की बात हो रही। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर इट के बाद बी फॉर्म मिल जाए तो हमें प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करना है। क्या ऐसा है? बिल्कुल है, इट के बाद बी फॉर्म है,
है, क्योंकि वॉज वर्ब बी फॉर्म के अंतर्गत आती है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इट इज आई, ये मैं हूं। मेरी जगह कोई और होता तो मदद नहीं करता। अब गलत करने वाले यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मी। एंड रीजन क्या सोचेंगे कि यहाँ वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, राइट? जो हम पढ़ते भी हैं। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव केस क्यों नहीं लगेगा? यहां पर ऑब्जेक्टिव केस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसने अपने आप को ही अल्टीमेटली इंट्रोड्यूस किया कि ये कौन है, ये कौन है भाई, ये जो व्यक्ति है वो कौन है? वो एक ही पर्सन तो है, ये मैं हूं, मैं ही तो हूं, कोई और थोड़ी है। अपने बारे में ही तो इंट्रोडक्शन दे रही हूं। तो ये वाला जो सब्जेक्ट होता है जिसको हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह रहे हैं, समटाइम्स इसको हम डमी सब्जेक्ट भी कह देते हैं। डमी सब्जेक्ट या फेक सब्जेक्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे का। अंत में बात किसकी हो रही है? मेरी ही हो रही है ना, कि ये मैं हूं, मेरी ही बात हो रही है। और इसीलिए यहां पर केस कैसा आता है? सब्जेक्टिव केस। चूंकि हमने इससे इंट्रोड्यूस किया है तो बस ये इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आता है। अदरवाइज यहाँ केस हमारा हमेशा कैसा रहेगा? सब्जेक्टिव केस। ओनली किस फॉर्म में? इट प्लस बी प्लस। इट के साथ जब बी फॉर्म आएगी, केवल ऐसे केस में हम इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं। मी से भी तो सेल्फ इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। हाँ, दिलीप का कहना शायद ये है कि हम ये भी तो कह सकते हैं, इट वॉज मी। दिलीप ये कहना चाह रहे हैं, राइट दिलीप? आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी बात को हमने यहां लिख लिया है। चलो आप ये बताओ, आपने कहा एम होगा। नो 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 नो, ये वर्ब इसके हिसाब से आई है, सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है? इट वॉज मी, दिलीप कहना चाह रहा है इट वॉज मी या इट इज मी, ये मैं हूं या मैं था, वॉट एवर। तो ये क्यों नहीं आया? ये इसलिए नहीं आया, आपने कोई क्रिया नहीं की डियर, आपने कोई एक्शन किया इसमें, इस सेंटेंस में कोई कार्य किया आपने? आपने कोई कार्य नहीं किया, आपने केवल अपने आप को ही बताया है कि ये मैं हूं। और एक बात बताओ, आप कौन होंगे? जब आपके ऊपर किसी और ने एक्शन किया ही नहीं तो आप ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, राइट? और आप अपने आप को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर द सब्जेक्ट। आप अपने बारे में ही बता रहे हो तो आप तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट हो गए। तो इसीलिए यहां पर जो ये मी होता है वो गलत होता है, आई आना चाहिए। ये स्पोकन में बहुत लोग यूज करते हैं, इट्स मी, विच इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, विच इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। तो क्या आना चाहिए? इट्स आई आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये बात आप यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब एक लास्ट पॉइंट और देख लो यहां से। जैसे आपको कहना है कि अभी 10 बजे हैं, मैम इट इज आई और इट एम आई। डियर अमन, ऑलवेज कीप इन माइंड कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से एग्री होती है, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट ही है। तो वर्ब आपकी, ये जो वर्ब है ये हमेशा इससे ही एग्री होगी, ओके? क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन देने के लिए इट आया है, बाद में हम इसको इक्वल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली पहले कौन आया है? इट। यस। अब देखो यहां से कि अब हमें बताना है कि 10 बजे हैं, तो आप दिस नहीं कहोगे दिस इज 10 o'clock, नो, यू हैव टू से इट इज 10 o'clock। आप अगर आप ये बताना चाह रहे हो गर्मी है तो आप कैसे कहेंगे? इट इज हॉट, ठीक है? यस, तो ये बात ध्यान रखें, इट इज हॉट, इट इज 10 o'clock, इन सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए आप इट का यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट,
सिंधु का कहना है कि इट तो निर्जीव के लिए लगता है। सिंधु जी, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, केवल एक वर्ड का, जैसे इट है, इट का ऐसा हमने ये नहीं कहा ना कि केवल इसका एक ही प्रयोग है। हमने आपको 3 पॉइंट बताए, आपको केवल इतना ही पता था कि इट का यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं। नो डाउट यू कैन यूज, बट इसके और भी रूल्स हैं। सबसे पहला कि आप इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। यही तो रूल्स है, यही तो आपको जानने हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप थिंग्स के लिए यूज करते हो तो इसका प्रयोग इंट्रोडक्शन देने के लिए भी कर सकते हो, आप इसका यूज टाइम बताने के लिए भी कर सकते हो, आप इसका यूज सीजन बताने के लिए भी कर सकते हो। तो ये और एक्स्ट्रा यूज है। हम ये नहीं कह सकते अगर आपने ये पढ़ लिया कि विच का प्रयोग तो केवल वस्तुओं के लिए होता है ना? यस, होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि विच का प्रयोग पर्सन्स के लिए नहीं होता है। इसके लिए भी रूल्स बनाए गए। हर चीज का एक्सेप्शन होता है, कहीं ना कहीं समटाइम्स होता है। अगर विच का यूज आपने थिंग्स के फॉर्म में पढ़ा है तो विच का यूज पर्सन्स के लिए भी होता है। तो जो जनरल टर्म्स हमने एकेडमिक क्लासेस में पढ़ी होती हैं उससे हमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होता है, थोड़ा सा ज्यादा। क्यों? क्योंकि वही तो कंपटीशन में हमें निकालवाएगा। एम आई राइट? कात्यायनी कुछ कह रही है, सो लेट मी चेक द मैसेज। मैम, वन हम्बल रिक्वेस्ट, इन फ्यूचर अगर आप इंग्लिश ग्रामर स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगी देन प्लीज इन्फॉर्म, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश। डेफिनेटली, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड थैंक्स अ लॉट। चलो, तो अब यहां से बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं। यस, इट इज राम। हाँ, इन्होंने कहा कि यह राम है। बिल्कुल नाम से भी कह सकते हो, बिल्कुल राम से भी कह सकते हो। ठीक है। दिलीप जी, ध्यान तो आप पे भी रखते हैं। अगर आप कुछ भी पूछते हैं तो आपका जवाब भी हम तुरंत ही देते हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज यहाँ सभी स्टूडेंट ने पैसे दिए हैं। अगर किसी का कोई डाउट है, अगर मैं क्लियर नहीं करूंगी तो कौन करेगा? चलो, अब बढ़ते हैं वन की तरफ। अच्छा बताओ, वन का मतलब क्या होता है? हाँ, राम के लिए इट यूज करेंगे। इसका यूज करके भी दिखाते हैं, एक एग्जांपल देते हैं आपको। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप ये कहना चाह रहे हो किसी से ये राम है जो हमसे वहां मिला था, ऐसे अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये राम है जो हमसे वहां मिला था, ये राम है जो एम्स में डॉक्टर है, ये राम है, ऐसे बोल सकते हो। हाँ शुभम, हाँ तो सबने हिंदी में लिख दिया एक। भाई ये मैथ्स वाला नहीं था, ये मैथ्स वाला नहीं था वन। ठीक है, चलो, मैथ्स में वन का मतलब एक ही होता है। चलो जानते हैं वन क्या है। वन यहां पर एक आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन यहां पर क्या है? आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना? वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे हमने कल ईच पढ़ा था, ईच है, नन है, एनी है, ईदर है, नोबडी है, समबडी है, ये सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सारे के सारे। ईटीसी सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सारे के सारे। ठीक है, और इनकी खासियत पता है क्या है? इन सभी के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। इन सभी के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, और इसीलिए ये सभी कैसे माने जाते हैं? ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं? सब जितने भी हैं। हाँ, इसमें आप बन लगा दो, थिंग लगा दो। मेरा कहने का मतलब है, अब आप एनी में बन लगा दो, या बडी लगा दो, या आप थिंग लगा दो। एनीथिंग,
एनीबडी, एनीवन, सभी आपके इंडेफिनिट बनेंगे। या यहाँ पे मैंने कहा समवन, समबडी, समथिंग, सारे इंडेफिनिट बनेंगे, है ना। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा नो, नो वन, नोबडी, नथिंग, सारे इंडेफिनिट बनेंगे। सारे के सारे ही कैसे बनेंगे? इंडेफिनिट। और सबके साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो हम बात कर रहे थे बन के बारे में कि बन क्या है। वन का मतलब क्या होता है? वन से मतलब होता है, या तो हम इसको कह सकते हैं कोई, या हर कोई कहना ज्यादा सही है, हर कोई, या हर किसी को, या हर एक, है ना। कैसे? पहले देख लो, एक बार इस एग्जांपल को देख लो। मैंने कहा वन शुड रेस्पेक्ट वंस नेशन, हर किसी को अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, हर किसी को अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। बन अपने आप में एक ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो ये सब्जेक्टिव केस है, बन का ऑब्जेक्टिव केस बन ही रहता है, और बन का पॉजेसिव केस क्या बन जाता है? वंस बन जाता है। बन का पॉजेसिव केस क्या बन जाता है? वंस बन जाता है। एक बार बैक कर दें। आपका ये वाला पॉइंट भी शहनवाज क्लियर करते हैं। इट्स नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल इस पॉइंट को भी क्लियर करते हैं, डोंट वरी। वन शुड रेस्पेक्ट इट्स नेशन। अच्छा, समझ गई कि आप इट्स पे क्यों पहुंच रहे हैं, कि नेशन है तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। फाइन, चलो इसको भी क्लियर करते हैं। यहां से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे ही है, ही सब्जेक्टिव केस है, राइट। ही ऑब्जेक्टिव के, हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसके लिए पॉजेसिव बताओ क्या आना चाहिए? हिज आना चाहिए। कंप्लीटली एग्रीड ना? ही, हिम, हिज। उसी तरीके से अगर कभी भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर वन मिलता है, तो आगे फर्दर जितने भी केस आए, चाहे ऑब्जेक्टिव केस आए, चाहे पॉजेसिव केस आए, आपको वन का ही फैमिली लेके चलना है। तो यहाँ पे वन ही लिखेंगे। आप यहाँ पे हिज भी नहीं लिख सकते हो। एग्जाम में हिज आता है, मोस्टली एग्जाम में हिज आता है या इट्स आता है, बट यू कांट राइट। क्यों? क्योंकि बन का जब अपना केस है तो हम क्यों दूसरे का केस उठाएं? भाई ये किसका केस उठाया आपने? इट का। इट का सब्जेक्टिव केस इट होता है, इट का पॉजेसिव केस क्या होता है? वो भी इट्स होता है। एपोस्ट्रोफी एस वाला भी नहीं होता, पॉजेसिव होता है इट्स, है ना। हाँ, इट के लिए जब इट आएगा तो आप इट्स यूज करना, जब ही आएगा तो आपको हिज यूज करना। आप किसी दूसरे का नहीं उठाओगे। हाँ, बट एक बात और यहाँ पर रहने वाली है। पहले तो ये फर्क समझ लो इट और इट्स में। देखो, इसमें, इट्स में और इस इट्स में क्या फर्क है? जो ये एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है इट इज, या इट वॉज, या इट हैज। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे मैंने एग्जाम्पल समझाया था कि मैडम है, और अगर आप इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना चाहते हैं तो एपोस्ट्रोफी लगा के मैम लिख देंगे। बिल्कुल इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इट्स होता है, या इट वॉज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इट्स होता है, या इट हैज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इट्स होता है। तो जब भी अगर आप ऐसे लिखते इट्स नेशन, तो इसका मतलब हो जाता इट इज नेशन। लेकिन आप ये नहीं कहना चाह रहे, आप कहना चाह रहे थे अपना नेशन। ठीक है, तो ये यहां से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। और अगर इसमें इट्स को, इसको कैसे यूज करते हैं? जैसे मैंने कहा द हाउस हैज इट्स ओन ब्यूटी। बताओ क्या आना चाहिए? आई का पॉजेसिव माई होता है। वेल डन, वेल डन अविनाश। फाइन, अब बताओ, बहुत छोटी छोटी बातें बट काम की बातें हैं। यस, ये हुई ना बात। अब सही पॉइंट रखे हैं।
तो यहाँ पे ये वाला इट्स नहीं है, क्योंकि दो बार हम वर्ब नहीं लेके आ सकते, वर्ब पहले से ही आया हुआ है, हमें चाहिए पॉजेसिव फॉर्म, नाउन से पहले पॉजेसिव केस आता है, तो आ जाएगा द हाउस हैज इट्स ओन ब्यूटी, घर की अपनी खुद की सुंदरता होती है। तो जितने भी पॉजेसिव होते हैं उनका अर्थ अपना ही निकलता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखे, क्या हमने यहाँ पे लिखे समवन, हमने यहाँ पे लिखा somebody, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया, या हमने लिखा no one, या हमने लिखा nobody, ठीक है। अब इसके लिए क्या करें, ये है ना, या फिर और कोई है anyone या anybody, है ना, ये जितने भी हैं ये हमेशा पर्सन को ही दर्शाएंगे, और इसीलिए ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के केस में अगर समवन को मैं सब्जेक्ट कहूं तो सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, इसको ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। इन सारे पॉइंट्स को आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हो। अगर आपको इनका पजेसिव बनाना है तो पजेसिव बनाने के लिए आपको इनमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। कैसे, जैसे somebody का बनाना है तो somebodies, जैसे बन के लिए हमने क्या किया, बन के लिए हमने बंस किया, वैसे ही somebody के लिए क्या हो जाएगा, somebodies हो जाएगा। लेकिन ये कब होता है, जब इसके बाद नाउन मिलता है तब होता है। पर अगर नाउन नहीं दिया है तो क्या करेंगे, अगर हमें नाउन नहीं दिया है तो ऐसे केस में हम पजेसिव यूज करते हैं इन सभी के लिए हिज, मस्कुलिन जेंडर। जैसे बताना क्या आना चाहिए, है ना, ना मैंने क्या कहा, दिलीप यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। एवरी वंस तब होगा जब उसके बाद नाउन दिया होगा, जब तक नाउन नहीं है तब तक यूज नहीं कर सकते, है ना, जब उस दो नाउन के बीच रिलेशन बताओगे तब। एवरीवन शुड डू ब्लैंक वर्क, हर किसी को अपना कार्य करना चाहिए। अपना का अर्थ आएगा तो आपको क्या यूज करना है, हिज। हर किसी को अपना कार्य करना चाहिए। अच्छा, एवरी वंस कब यूज करते हैं वो भी देख लो, यहां पे हिज आएगा। एवरी वंस कब यूज करते हैं, ऐसे करते हैं, जैसे मैंने कहा एवरीबडी बिजनेस इज नॉट माई बिजनेस। मैम देयर क्यों नहीं होगा, माही थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जब भी आप एवरी, ईच, समवन, एवरीवन, एनीवन लगाते हो ये सारे के सारे प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। देयर आपका प्लुरल है, दे का फॉर्म, यू कांट यूज। आपको ऐसा लगता है कि एवरी सभी की बात कर रहा है, लेकिन एवरी सभी में प्रत्येक की बात करता है, हर एक की बात करता है, हर एक एक का पॉइंट फिक्स करता है, इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे आप बहुत सारे लोग हैं, अब मैं आपसे कहूं कि आप, मैं, आप सभी में प्रत्येक को कम से कम 4 घंटे पढ़ना चाहिए, मैंने सभी से कहा, लेकिन मेरा फोकस ये भी है कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड लर्न, है ना। कितना क्या करना चाहिए भाई, ऐसे केस पे हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही आता है। एवरीवन, नो वन, जितने भी, ईच, एवरी से कुछ भी जुड़ जाए, सम, एनी से कुछ भी जुड़ जाए, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, हमेशा।
सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर रहेगा। अभी मैंने इसलिए थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था, ये रहा, कहाँ गया, ये देखो सारे के सारे सिंगुलर हैं। एवरी लिख लो, वो भी यही है, सिंगुलर, सब सिंगुलर है ये। एवरी बिजनेस, एवरीबडी बिजनेस इज नॉट माई बिजनेस, हर किसी का काम मेरा काम नहीं है। अब ये है आपका नाउन और ये है आपका प्रोनाउन। अब ऐसे केस में केस जो लगेगा वो लगेगा पॉजेसिव, तो हमें यूज करेगा एवरीबडीज बिजनेस इज नॉट माई बिजनेस। एवरीबडीज बिजनेस इज नॉट माई बिजनेस। ठीक है, तो जब आपको ये करवा भी रखा है कि जब नाउन और प्रोनाउन साथ में मिले तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो ये थे आपके वन की कहानी। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं और लास्ट एग्जाम्पल है, फटाफट से बताना क्या आना चाहिए। मैम खुद से क्यों नहीं बन पा रहा है? बन जाएगा दिलीप, यू नीड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। अब हमने क्या कहा, अच्छा यहां देखो, अगर अगर कोई कठिन कार्य करता है तो कोई भी सफलता पाएगा, कोई भी करेगा कोई भी पाएगा। एम आई राइट? अगर कोई भी कठिन परिश्रम करता है तो वो सफलता क्यों पाएगा? कोई भी पाएगा ना। अगर वह कठिन परिश्रम करता है तो वही सफलता पाएगा। अगर कोई भी कठिन परिश्रम करता है तो कोई भी सफलता पाएगा, नॉट ओनली वह। तो यहां पर अगर वन को हमने सब्जेक्ट के रूप में लिया है तो यहां भी वन ही आएगा। अगर मैं यहां पे ही लिख देती ना तो आप आराम से आंसर कर देते। मैंने कहा होता ना, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, यदि वो कठिन परिश्रम करता है तो वो पास होगा। If she works hard, she will pass. If one works hard, one will pass. Am I right? समझ में आ रहा है पॉइंट कि नहीं आ रहा है? ठीक है, if he works, sorry, one लिखा था ना। If one works hard, one will pass. तो किसी भी फॉर्म में आ जाए, आप इसको हमेशा ध्यान रखें। जैसे बताना क्या गलती है, फटाफट से बताना आपको। हाँ वेरी गुड। समबडी सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है। सारे जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं अविनाश, सब के सब सिंगुलर होते हैं। समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नोबडी, सारे सिंगुलर होते हैं। देयर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कारण बताओ, कारण बताओ, देयर क्यों नहीं होगा? नाइस, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब हमें वन मिला है तो वन की ही फैमिली आएगी, किसी दूसरे की फैमिली को उठा के आप नहीं लगा सकते। अगर मैं आपको यहां ऑप्शन देना चाह रही हूं, बताना क्या आना चाहिए। ऑप्शन मैं इसलिए भी दे रही हूं क्योंकि इस टाइप के ऑप्शंस हमें एग्जाम में मिलते हैं देखने को, ताकि आपको थोड़ा ये भी आइडिया रहे कि किस तरीके का भी कोई इनमें से ऑप्शन दिख गया और आप कंफ्यूज हो गए तो। ये किसी भी ऑप्शन से भ्रमित मत होना, भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है। ये वंस का मतलब होता है एक बार, ये नहीं आएगा, वन नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वंस आना चाहिए, है ना। तो वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, हर किसी को
हर कोई अपने पेरेंट्स की क्या करता है, हर किसी को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर किसी को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब क्लियर हो रहा है? ऑल वन के लिए ऑल के साथ तो प्लुरल ही वर्ब आती है और वन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, बट ऑल के साथ एक केस में सिंगुलर वर्ब भी आती है। जब ऑल आपका एवरीथिंग के रूप में प्रयोग होता है तब वर्ब सिंगुलर आती है। वो जो थ्री इडियट्स का डायलॉग सुना होगा आप सभी ने, आप वहां पे ऑल आर वेल नहीं कहते, क्या बोलते हैं? ऑल इज वेल। हाँ, एपोस्ट्रॉफी के बाद नाउन आना कंपलसरी है। देखिए, हमें अगर नाउन नहीं दिया है और नाउन का सेंस आ रहा है तो भी एपोस्ट्रॉफी लगाना पड़ता है। एपोस्ट्रॉफी एस आएगा ही दो नाउन के बीच, लेकिन समटाइम्स नाउन को हाइड भी कर देते हैं तो भी आपको लगाना पड़ता है एपोस्ट्रॉफी एस। अगर नाउन का सेंस आ रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट एपोस्ट्रॉफी एस बिटवीन टू नाउन्स। तो ऑल इज वेल आप क्यों बोलते हैं? ऑल इज वेल आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑल का यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो आ रहा है एवरीथिंग का, कि सब कुछ ठीक है ना? तो इसीलिए आप बोलते हैं ऑल इज वेल। और जनरल सेंस में ऑल के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब आती है। ठीक है जी। वन के बाद पेरेंट्स नाउन है, इसीलिए वन के बाद पेरेंट्स नाउन है, इसीलिए एपोस्ट्रॉफी एस लगा। देखो, बहुत सिंपल सी बात है डियर, अगर आपको दो नाउन साथ में मिलते हैं तो आपको एपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ता है। नाउन और प्रोनाउन मिलते हैं तो एपोस्ट्रॉफी एस जरूरी नहीं होता क्योंकि उसका पॉजिटिव केस होता है। अब जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन का पॉजिटिव केस नहीं था तो हमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ा था, और पर्सनल प्रोनाउन का सभी का पॉजिटिव केस था तो वहां पर हमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है, जब भी आप कोई भी सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो किन्हीं दो शब्दों के बीच रिश्ता आपको बताना पड़ेगा। रिश्ता से मतलब है रिलेशन, और जब भी आप रिलेशन बताएंगे तो उसके लिए आपको कारक यूज करना पड़ता है। कारक से मतलब है केस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, कुछ तो बताना पड़ेगा आपको, अदरवाइज सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। सपोज आप मेरे साथ ही हैं, तो अगर मैं आपके साथ खड़ी हूं, जब तक आप सामने वाले को रिलेशन नहीं बताओगे तब तक वो कुछ भी समझता रहेगा। एम आई राइट? जब तक आप दो लोगों के बीच रिलेशन नहीं बताएंगे तब तक सामने वाला कुछ भी समझेगा अपने दिमाग से। तो सही चीजों को समझाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? केस, कारक। अब मैं ये कहना चाह रही हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मेरी मैम है, तो मेरी मैम, माई शब्द आपको यूज करना पड़ेगा, है ना? ऐसे होता है। क्लियर हो गया? अब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? पिछली स्लाइड यहां पर है। मैम इंग्लिश मेरा बहुत वीक है। ट्राई तो मैं कर रही हूँ कि आपको बहुत बेसिक से ही पढ़ा रही हूँ। वैसे मैंने अभी एडवांस जैसा तो कुछ नहीं कराया है, क्योंकि एडवांस जैसा करेंगे तो आप उल्टियाँ कर बैठेंगे। तो मैं तो बेसिक ही करा रही हूँ, जितना मेरे से अच्छे से हो पा रहा है। आई विल ट्राई, बट यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस। अगर आप यहाँ पढ़ने के बाद किताब बिल्कुल क्लोज कर देते हैं तो मान के चलिए आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज जो भी पढ़ा है उसका केवल आपको 5% ही याद रहेगा। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो 12% याद रहेगा। ठीक है? तो ऊपर से निकलने जैसा कुछ भी नहीं है डियर।
आपको समझना पड़ेगा, मैंने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बोला है, बस इतना कहा है जितने भी, अगर मैं इस सारी बात को अब तक समझाऊं तो मैंने सिर्फ इतना सा कहा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है। इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट कैसा माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ जनरली हिज प्रोनाउन का यूज करते हैं, बस इतना सा बताया था। वन के साथ वंस यूज करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया। ठीक है, चलो तो यहां से ये प्रोनाउन का रिवीजन हो गया पूरा का पूरा। और शुरू तो हम करने वाले थे एडजेक्टिव, बट कल करते हैं। ब्रह्मास्त्र क्वालिफाई कह रहे हैं, कोई ब्रह्मास्त्र दीजिए क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल दे सकते हैं क्वालिफाई करने के लिए ब्रह्मास्त्र, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करे हैं। यू कैन ऑल्सो क्रैक so many exams, but सबसे पहले तो अपना माइंड सेट क्लियर रखो। पहले तो डर अपने अंदर से निकालो। अगर तुम्हारे अंदर फियर है तो तुम्हारे अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और फियर क्यों होता है? क्योंकि हम तैयार नहीं है पूर्ण रूप से। जब तक हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर डर होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई जल्दी से बताओ कि ये मैंने क्या बनाया है, तो शायद आपको इसको बताने में डर बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा आपको इसको बताने में, कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्लियर है सब चीजें। जब चीजें क्लियर होती हैं तो आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। तो सबसे पहले तो अपने अंदर का डर खत्म करो, है ना। और माइंडसेट कैसा रखो? क्लियर रखो। अब दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप वीक हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सारी चीजों में वीक होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि आप किसी एक चीज में वीक होंगे, तो आपको जिसमें आपका बहुत ज्यादा मन लगता है, जिसमें आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो वहां पर 2 घंटे भी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप वीक है उसको 1 घंटा भी गुजारने में अगर आपको दिक्कत हो रही है उसके साथ, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आप उल्टा करो, आप इसके साथ 1 घंटा दो और इसके साथ जबरदस्ती 2 घंटा दो, उल्टा करो। लेकिन हम उसी में अटके रहते हैं। हमें अगर मैथ अच्छा लग रहा है तो मैथ के 100 क्वेश्चन भी कर डालेंगे, हिंदी अच्छी लग रही है तो पूरा चैप्टर भी फिनिश कर डालेंगे। लेकिन जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है हम वहां पे काम नहीं करेंगे, हम बचेंगे। हम 1 घंटा की बजाय हो सकता है 30 मिनट में किताब बंद करके बैठ जाएं, किताब बंद करके हम बैठ जाएं। तो आपको अपने, इसी को माइंड सेट कहते हैं, आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा, भाई यही तो वीक पॉइंट है, यही तो तुम्हें सुधारना है। जब तक ये वीक पॉइंट नहीं सुधरेगा तो कैसे हम नंबर इंक्रीज करेंगे? क्योंकि वहां तो तुम्हारे एवरेज से ज्यादा नंबर आ ही रहे हैं ना। जहां पर तुम एवरेज से ऊपर पढ़ने लगोगे वहीं पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। आप काम करिए 80 to 90% लाने पर। आप बार बार इस बात में वेस्ट मत कीजिए खुद को प्रूव करने में कि ये सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। जो अच्छा नहीं है उस पे काम करो ना। और अगर मन नहीं लगता है कोई बात नहीं, आप डिसाइड करो कि आपको 1 घंटा ही देना है। चलो ठीक है, 30 मिनट तुमने सुबह पढ़ लिया, 30 मिनट शाम को करो। अगर तुम एक साथ पूरा 1 घंटा नहीं दे सकते तो टाइम को ब्रेक कर दो, थोड़ा थोड़ा करो। लेकिन ये तय है कि दिन में 1 घंटा आपको उस चीज को देना है। और ये भी समझना पड़ेगा कि आपको केवल उसको ऐसे देख के पढ़ना नहीं है यूं करके, नहीं, ऐसे भी नहीं होता है कि पढ़ रहे समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ रहे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। आपको प्रॉपर जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, पहले तो उसकी बुक रखो और उसका एक प्रैक्टिस सेट रखो। प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, बुक में थ्योरी होनी चाहिए और इसमें प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। और जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स पढ़ो, प्रैक्टिस यहां से करो। अगर आप टीचर से पढ़ते हो और प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपकी 1 घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई और आप अगले 2 महीने में यही कहोगे मुझे समझ में नहीं आया, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, आता ही नहीं समझ में, मेरे दिमाग में घुसती ही नहीं। लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। और कोई दूसरा आके आपके हाथ नहीं चलाएगा,
कोई दूसरा आके आपके दिमाग में नहीं घुसाएगा। जब तक ये एफर्ट आप खुद पे नहीं डालेंगे, खुद पे प्रेशर नहीं डालेंगे, तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको तपना पड़ेगा प्रैक्टिस की आग में। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही डाउट आएंगे। लेकिन आप लोग नहीं पूछते हैं, प्रैक्टिस करो तो डाउट भी तो आएगा ना। डाउट क्यों नहीं पूछते हो? पूछो। किसी भी टॉपर से, किसी से भी पूछना, उसने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। एक एवरेज और एक टॉपर और एक असफल स्टूडेंट का, असफल स्टूडेंट में यही फर्क होता है कि असफल वाला प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करता। वो कहीं ना कहीं एक टाइम तक तो प्रैक्टिस करता है, बट फिर वो डिसअपॉइंट अपने आप हो जाता है और छोड़ देता है। एवरेज वाला कहीं ना कहीं सक्सेस की राह में पहुंच जाता है, क्योंकि टॉपर तो पहले ही ब्रिलियंट, इसको छोड़ दो। एवरेज वाला सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे लगा रहता है, चल ठीक है अभी नहीं हो रहा, हो जाएगा, अभी नहीं हो रहा, हो जाएगा, हो जाएगा। डिसअपॉइंट होने के बावजूद भी धीरे 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 आगे बढ़ता है वो। तो ये काम आपको करना है, छोड़ना नहीं है। क्लियर हुई सबको? तो ये काम करना शुरू करो आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 दिन खूब प्रैक्टिस की, खूब जी जान के, और अगले 20 दिन गायब हो जाते हैं। ये मत करो। चाहे तुम 2 घंटा ही पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि तुम्हारा 2 घंटा पढ़ो लेकिन प्रोडक्टिव होना चाहिए, उसका कुछ रिजल्ट होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ भी, अगर ऑनलाइन भी अगर आप 30 मिनट लेक्चर अगर देखते हैं, तो कम से कम इतना तो हो कि आपको 3 रूल यही याद हो गए हो। इतना तो हो कि 2 रूल आपको याद हो गए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कथा सुनी, खत्म, यही हाथ पैर झाड़े चलो भाई। टाइम बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, पैसा भी बर्बाद किया आपने, यहाँ टाइम भी बर्बाद किया। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने यहाँ पैसे दिए तो अपने पैसे का यूटिलाइज करें, डाउट्स जरूर पूछें और प्रैक्टिस जरूर करें। 3 चीज जरूर करो। पैसे बहुत मेहनत से कमते हैं, बहुत मेहनत से कमते हैं, तो पैसों की अहमियत को समझिए। टाइम बहुत कीमती है, टाइम की अहमियत को समझिए। आपकी एज बहुत कीमती है, अपनी एज को समझिए और अपने सपनों को भी समझिए, क्योंकि वी डोंट नो आर वैलिडिटी, हमें हमारी वैलिडिटी नहीं पता होती है। तो जितना टाइम है उसको बर्बाद ना करके सही दिशा में लगाओ और अपने घर वालों को, अब अपने आप को खुश रखो। ठीक है? प्रैक्टिस बुक का नेम मैं बता देती हूँ, कोई कौन बताएगा? प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे बेस्ट टीचर्स के लिए ल्यूसेंट होता है, सबसे बेस्ट टीचर्स के लिए। आप यहाँ से इसकी थ्योरी ना पढ़ें, मैं एडवाइस कर रही हूँ आपको, थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको यहाँ से। लेकिन प्रैक्टिस, जितने भी प्रैक्टिस होंगे, प्रैक्टिस सेट दिए होंगे नाउन के, प्रोनाउन के, वो सारा प्रैक्टिस करो। एरर्स छोड़ देना, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट, वो सब यहाँ से करो। हाँ, एमसीक्यूज अभी मत जाओ। एमसीक्यूज तब तक नहीं जाना है जब तक आपके ये टॉपिक क्लियर नहीं हो जाते। टॉपिक वाइज जब कंप्लीट हो जाए मुझे बता देना, फिर मैं आपको एमसीक्यूज जरूर सजेस्ट करूंगी। आफ्टर 20 डेज, 20 दिन आप ये काम करो, 20 दिन आप ये काम करो। 20 दिन के बाद मुझे वापस से पूछना, आई विल टेल यू द बुक एमसीक्यू का। लेकिन माइंड सेट क्लियर रखिए, ठीक है? चलिए, तो मैं ये यहां से आपको ये सेव करके दे देती हूँ पीडीएफ। और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखो, किसी के कहने से अपना ओपिनियन चेंज कभी मत करना, और किसी के भी कहने से अपने आप को नहीं बदलना है। अगर आपने ठान लिया है तो ठान लिया, और ऐसा ठानो कि प्रूफ करके जाओ। दुनिया क्या कहती है सब साइड में रखो, कौन क्या कहता है सब साइड में रखो, बट अपने अपने सपने को सबसे ऊपर रखो। प्रोनाउन का प्रिपेयर्ड पीडीएफ एज यू शेयर्ड फॉर नाउन, अच्छा ऐसा हो गया है क्या? चलो इसको भी शेयर कर देते हैं आप लोग के पास। प्रैक्टिस ऑफ प्रोनाउन, एक शिट
आया क्या? मैंने इसको ऑन ही नहीं किया, आया कहाँ से होगा? एक बार चेक करना, आया क्या? आया नहीं होगा ना? अभी आया? 10 घंटे लग जा रहे हैं क्लास करने में। देखिए, आपको एक्सक्यूज़ बनाने ही नहीं है अनिल जी। मैं समझ सकती हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे 9 टू 5 और आपको ऐसा लगता है कि यार 10 घंटे तो हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो खुद से कैसे पढ़ें? तो सबसे पहले अपने माइंड को काम करो, ठंडा रखो और ये सोचो कि आपको ऐसा नहीं कि आपको पूरी क्लास दोबारा पढ़नी पड़ रही है, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना होता है। जिन लोगों के पास टाइम कम होता है, स्मार्ट प्ले करो। स्मार्ट का मतलब होता है कि जैसे आपके पास 10 घंटे हैं, तो उन 10 घंटों में 10 घंटे कैसे हम पढ़ सकते हैं? अगर हम काम भी कर रहे हैं तो 10 घंटे नहीं पढ़ सकते। तो फिर उतनी देर कंसंट्रेट होके पढ़ो ना कि हाँ, मैं इसको यहीं खत्म कर लेता हूँ, मुझे बाद में देखना ही ना पड़े। अभी ऐसे पढ़ता हूँ और अभी क्लियर कर लेता हूँ। स्पीड बढ़ा दो, रिकॉर्डिंग की स्पीड बढ़ा के उसको करके, और 1 घंटे का है तो उसकी स्पीड बढ़ा के 30 मिनट में उस लेक्चर को कवर करो और अगले 15 मिनट में उसी बुक को उठाओ और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये एक सही तरीका होता है। और अगर आपने गलती से भी कल के ऊपर छोड़ दिया तो फिर नहीं होगा। नाउन का पीडीएफ राकेश आज नहीं सेंड कर सकती बिकॉज मेरे पास नहीं है, और नाउन का जो प्रैक्टिस सेट वो मैंने कल घर से कराया था, तो घर पे है वो। इंडेफिनिट प्रोनाउन का पॉजेसिव केस हिज बनेगा अगर यूज करना है तो। अगर नाउन्स के बीच यूज करना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा आपको। चलिए, बीपीएससी का साइट देखो, हमेशा क्लियर रखिए, बहाने मत बनाओ। फिर आप कहोगे कि मैम आप क्या ही समझोगे, आपको क्या पता कितना काम है हमारे पास, हम कैसे करते हैं। ठीक है, मान लिया मुझे नहीं पता, आपको ही पता है, तो टाइम का डिवीजन भी आप ही करोगे। हर स्टूडेंट को खुद से ही अपना टाइम मैनेज करना होता है, ये लाइफ है। ऐसे फेज आएंगे, आपको देखना है कि कैसे सही रास्ता निकालें, कैसे इसको सॉल्व करें। यही तो एग्जाम है कि आपको समस्या का समाधान निकालना है। जब आप अपनी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हो तो कुछ बन जाने के बाद दूसरे की समस्या कैसे समझाओगे? पहले अपनी समस्याओं को सुलझाइए, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना सीखिए, रास्ता निकालिए, कैसे भी हो निकालो। एनी हाउ कैसे भी करके अपने लिए एक रास्ता बनाओ, कैसे भी करके। ठीक है, चलिए अब हम जाए। नाउन का नाउन्स पॉजेसिव होता है। यस अविनाश, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना आपको अविनाश? चलो एक काम करते हैं अविनाश, अगर आपको नाउन में एपोस्ट्रोफी एस में कंफ्यूजन हो रहा है तो संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगी मैं 1.5 घंटे की, अराउंड 2 घंटे शायद मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, तो 1.5 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। और जितने भी कंफ्यूजन है आपके, जितने भी डाउट है, आप मुझसे क्लियर कर लेना, ठीक है? और हाँ, क्या करना है आपको? आज प्रोनाउन का रिवीजन करना है और कल आपको नाउन का रिवीजन करना है। मैम वांट टू आस्क, हिंदी की क्लास नहीं हो रही है? अच्छा, मैंने भी मैम से मिली नहीं हूं तो मैं कह नहीं सकती। 12 से साइट अपडेट का टाइम होता है। मैम क्वेश्चन सॉल्व के लिए दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व के लिए कल देंगे नेहा, ठीक है? आज थ्योरी के लिए आए थे। 3 AM ट्राई नहीं। देखो, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे नहीं। बच्चे नहीं है यहाँ पे, कोई भी बच्चा नहीं है कि 3 बजे उठ के पढ़ो। आप सब समझदार हो। आप सिर्फ एक माइंडसेट रखो कि अगर मैं दिन के 4 बजे भी पढ़ता हूँ और आधा घंटा भी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो उसको कंठस्थ करके ही उठूंगा या उठूंगी। ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग बनिए, टेक्निकल बनिए। किसी को फॉलो अप मत करो कि अगर मैं 15 मिनट भी पढ़ता हूं, अगर मैं आज ये 15 मिनट लेके बैठा हूं तो ये प्रत्यय खत्म करके ही रहूंगा। अगर मैं 10 मिनट लेके बैठा हूं तो ये 10 मिनट में मेरे 10, ऐसे खुद को टारगेट करो कि 10 मिनट में मुझे 10 नाउन के रूल कंप्लीट करने हैं। मैम ने नाउन कराया था, 10 मिनट में मुझे 10 नाउन रिवाइज करने हैं। अगले 10 मिनट में मुझे देखना है याद है कि नहीं। ऐसे चैलेंज योरसेल्फ, खुद से खेलो।
खुद को चैलेंज करो। ऐसे चल रहा है, हो रहा है, ऐसे नहीं होता। एक्टिव करो खुद को। ठीक है अमन। मैम प्लीज प्रोवाइड प्रिपेयर्ड पीडीएफ एज वेल फॉर प्रोनाउन। हाँ, प्रोनाउन का पीडीएफ भी देंगे, अभी नाउन का भी एक और शेयर करेंगे, डोंट वरी। अब जाएं हम। फाइनली ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी से मुलाकात शाम को 7 बजे करते हैं। शाम को 7 बजे आइएगा, थोड़ी प्रैक्टिस वहां भी कराएंगे। और क्या करना है आपको? 5 स्टार देना है। चलो, टेक केयर, मिलते हैं आपसे। बाय बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल। अच्छे से रहो, खुश रहो, थोड़ा थोड़ा करके करो, बट हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय। 5 स्टार कर देना मेरे को। हाँ, बारिश में भीगेंगे नहीं, मैं बीमार पड़ जाती हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर। राधे।